एवरीवन। चलिए हम अपने चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में से हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन हम अपने चैप्टर 2 में भी पढ़कर आए हैं। किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन में जो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो। एंड लीनियर इक्वेशंस किस में? टू वेरिएबल्स में, यानी कोई भी टू वेरिएबल जैसे कि x एंड y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x एंड y की पावर क्या है? 1 है, यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी, यानी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है एंड वो भी टू वेरिएबल्स में है। यहाँ पे x एंड y हमारे टू वेरिएबल्स हैं। x का कोफिशिएंट a है एंड y का कोफिशिएंट b है एंड यहाँ पे c हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये हमने समझा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एंड जब इसके आगे पेयर लग जाता है तो इसका मतलब वो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात कर रहा है। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये वाली हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो, इन दोनों ही केसेस में एक कंडीशन होती है जो कि है इस इक्वेशन में भी जो a एंड b है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता एंड इन दोनों इक्वेशंस में भी कहीं पर भी a एंड b इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे कि ये जो हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि जो b है हमारा, उसकी वैल्यू अगर 3 है हमारे पास क्या होगा? प्लस 3y प्लस c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि जो a है उसकी वैल्यू मान लो 0 हो गई। यहाँ पे 0x हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा? 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3y प्लस 1 एंड इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। टू वेरिएबल्स यानी कि x एंड y, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है जो कि है y। तो इसीलिए हम कहते हैं a एंड b वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो, चाहे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हो। हम क्या समझ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू क्या होगी? 2, b1 की वैल्यू क्या होगी? 3 एंड c1 यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी? 2। एंड इस सेकंड इक्वेशन में a1 की वैल्यू 4 होगी, b1 की वैल्यू 3 होगी एंड c2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब हम देख लेते हैं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किन किन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि इन टू इक्वेशंस में जो x एंड y है उनकी वैल्यूज निकालना। यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? बेसिकली हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इसमें जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये एक ग्राफ पर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो इसकी एक लाइन बनेगी एंड सेकंड इक्वेशन को भी जब हम ग्राफ पर डालेंगे तो इसकी भी एक लाइन बनेगी। तो अब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। इनसे भी हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हम इनसे कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
सो ये जो ग्राफिकल मेथड होता है इसमें भी दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो इस टाइप का आपसे पुट करा जाता है कि आपको टोटली ग्राफ की हेल्प से ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की भी लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पर एंड सेकंड इक्वेशन की भी, एंड उनको ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। एंड एक इस टाइप का होता है कि आपको ग्राफ पर लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, बस इनको देखते ही ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ पर जब हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो उनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे कि हमारे पास टू इक्वेशंस होती हैं एंड अगर उन दोनों ही इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर जाएं तो उनका एक कॉमन पॉइंट बन जाएगा। एंड अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो इसका मतलब वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन उनका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनका वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, यानी कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कुछ इस टाइप की बन गई ग्राफ पर एंड सेकंड इक्वेशन की भी जो लाइन है वो इसी के ऊपर बन गई, तो इसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स पर टच कर रही होंगी तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस उनके होंगे। तो अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड अगर लाइंस पैरेलल है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की लाइन इस टाइप की बन गई ग्राफ पर एंड सेकंड इक्वेशन की इस टाइप की, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही है, कोई भी कॉमन पॉइंट है नहीं, सो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उनका। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अगर जो आपके सॉल्यूशन है वो एक या फिर एक से ज़्यादा होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक तो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। एंड यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पे ये भी कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन है नहीं, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा। सो ये तो हमने समझ लिया कि हम ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ करके कैसे पता कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हैं। अब हम देखते हैं कि बिना ग्राफ पर लाइंस ड्रॉ करे हम ये कैसे पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। तो अगर मुझे पता चल जाए बिना लाइंस ड्रॉ करे ग्राफ पर कि इन दोनों की लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो इतने सॉल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इतने, एंड पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन। तो अगर हमें लाइंस पता चल जाए कैसी होंगी तो हमें ये भी इजीली पता चल जाएगा। सो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये वाली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो अगर इसमें a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं होता एक दूसरे के, सो इसका मतलब जो लाइंस होंगी इन दोनों इक्वेशन की वो इंटरसेक्टिंग होंगी। सो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है अगर, सो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इन दोनों के, वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। सो एक और केस होता है कि अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड इक्वल है c1/c2 के, ये तीनों इक्वल हैं आपस में, तो इसका मतलब इनकी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। यानी कि अगर फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ऐसी है सो सेकंड इक्वेशन की भी लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी, तो कॉमन पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट वो इक्वल नहीं है c1/c2 के, सो इसका मतलब पैरेलल लाइंस बनेगी इन दोनों की। एंड अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि बिना लाइंस ड्रॉ करे ग्राफ पर हम सॉल्यूशंस कैसे पता कर सकते हैं कि कितने होंगे। अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके साथ 1 लिख सकते हैं। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि लाइंस कैसी बनेगी इन दोनों की एंड फिर कितने सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे a1/a2 यानी 1/2 हम देखते हैं क्या इक्वल है वो 3/-3 के। सो 1/2 इसके इक्वल नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी एंड 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड 1 यूनिक सॉल्यूशन।
सो अगर हमारे पास यही सेम क्वेश्चन होता, यही सेम इक्वेशंस होती एंड हमें ग्राफ की हेल्प से इसे सोल्व करने को बोला गया होता, कितने सॉल्यूशंस है निकालने को बोला गया होता, सो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से x एंड y के कुछ पॉइंट्स निकालते हैं एंड देन सेकंड इक्वेशन में से भी x एंड y के कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, देन उनको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6। सो यहाँ पे अगर हम पुट करें x की वैल्यू 6, सो हमारे पास क्या आता, 6 + 3y = 6, 3y = 6 - 6 0 एंड यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती 0। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे लिखते हैं x y एंड यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 6 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 0 आई। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं ऐसे करके, हमारे पास गिवन है x + 3y = 6 एंड अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, पुटिंग x = 0, सो हमारे पास 0 + 3y = 6, 3y = 6, देन y = 6/3, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से भी कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। सो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करें, सो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट में 6 लिखेंगे -3y = 12, 2 6 = 12 -3y = 12, तो यहाँ पे -3y = 12 - 12 यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। देन यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब हमने x की वैल्यू 6 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं x y, जब x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 0 आ रही है। एक और ऐसे करके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y = 12 एंड जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2 ब्रैकेट 0 -3y = 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -3y = 12, देन -3y = 12 हम इसे लिख सकते हैं। सो हमारे पास y = 12/3, सो 3 4 = 12, सो हमारे पास y की वैल्यू -4 आ गई है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू -4 आ गई। सो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में जब हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि x एक्सिस से 6 यहाँ पे एंड y एक्सिस से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारे पास। देन सेकंड पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ से 2 यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब सेकंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 0 है तो सेम यहीं पर एक पॉइंट लगेगा सेकंड इक्वेशन के लिए भी। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू -4 है, सो यहाँ पे पॉइंट लगेगा एक हमारे पास। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए है जो कि है 1x + 3y = 6 एंड ये वाली सेकेंड इक्वेशन के लिए है जो है 2x - 3y = 12। सो यहाँ पे हमारी लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं सो हमारा 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग एंड 1 यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट है बिकॉज इसका 1 सॉल्यूशन है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कल की वीडियो में सीखेंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।